हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2553 खजाने का लालच। कॉफ्टिंग द ट्रेजर। घास के समंदर पर बहती हवा ने आखिरकार तनी हुई डोरियों को थोड़ा ढीला कर दिया। 6 पीढ़ियों के लोगों में से कुछ जमीन पर बैठे थे, जोर जोर से हाँफ रहे थे। मॉर्गन ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी, चुभन के एहसास को पीछे धकेलने की कोशिश की। किंग आर्थर ने अपनी तलवार स्थिर रखी और उनके सीने के कवच, ब्रेस्ट प्लेट के भीतर दिल की धड़कन धीरे धीरे युद्ध के नगाड़े से सैन्य नगाड़े की लय में वापस आ गई। ओरिब ने धीमी आवाज में प्रार्थना की और क्रॉस ने हवा में एक छोटा सा चाप बनाया। हर किसी की आंखें उत्साह और उल्लास के आंसुओं से भरी थी। झांग यी की बदौलत उनमें से 6 पीढ़ियों ने अपनी गरिमा वापस पाली। कम से कम अब वे विदेशी नस्ल की नजरों में शिकार नहीं रह गए हैं। हर कोई झांग यी को श्रद्धा से देख रहा था, मानो वो कोई देवता हो। वही पूरी मानवता की आशा है। झांग यी उनकी ओर मुड़े और कोमल स्वर में कहा, आप सभी को चिंतित करने के लिए मुझे खेद है। बैठक जारी है और अब हम अन्य शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। हुआक्सू साम्राज्य, हुआक्सू किंगडम को निशाना बनाने वाले 4 मुख्य जातीय समूहों के चुप हो जाने के बाद हुआक्सू साम्राज्य का क्षेत्र सुरक्षित हो गया। लिंग उनके पास वापस आ गई और चुपचाप खड़ी रही। वैकल्पिक आयाम, ऑल्टरनेट डायमेंशन में वापस नहीं गई। ये दूसरों के प्रति डराने धमकाने का एक तरीका था। अब किसी ने उसकी उत्पत्ति पर सवाल नहीं उठाया और किसी ने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जवाब उन्हें पहले ही दिया जा चुका है। चारों नस्लों के संयुक्त दमन का मुकाबला किया गया और उन्हें दबा दिया गया। उनके जबरदस्त शक्तिशाली कार्यों ने खौफ पैदा कर दिया। हॉल के चारों ओर विभिन्न नस्लों की सभी आंखें वापस केंद्र में गोल मेज पर लौट आई। शोर कम हो गया और विचारकों की आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। हवा अभी भी चल रही थी। घास के ऊपर से, कवच की प्लेटों के ऊपर से और तलवारों के अदृश्य पर्दे के ऊपर से। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के ऊपर आसमान अभी भी मेघाच्छन्न था, जैसे एक विशाल लोहे का ढक्कन हर किसी के सिर पर दबा हो। एक लंबी, दमनकारी और डरावनी धूसर ग्रे रंगत जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। लड़ाई के झटके अभी भी विशाल घास के मैदानों पर मौजूद है। झुलसने के निशान, धंसी हुई जमीन और फटी हुई हवा में लहरें। हवा में बची हुई ऊर्जा अभी भी एक दूसरे से रगड़ खा रही थी। कभी कभी छोटी नीली सफेद चिंगारी उछालती थी, मानो सभी दर्शकों को याद दिला रही हो कि यहां अभी जो कुछ हुआ था वो एक ऐसी लड़ाई थी जो समकालीन मानवता के भाग्य को फिर से लिख सकती थी। अपने घावों को जल्दी से रोकने के बाद आयरनक्लैड कबीले के गुशान ने भारी आवाज में कहा, हम स्वीकार करते हैं कि हुआक्सू साम्राज्य अपना पूर्ण क्षेत्र बनाए रख सकता है। बोलने वाले दूसरे सेलेस्टियल कबीले के प्रतिनिधि कौन थे? उनकी आवाज उनके मुंह से नहीं निकली, बल्कि हवा के कंपन और अनुनाद, रेजोनेंस के माध्यम से वहां मौजूद हर शक्तिशाली व्यक्ति के कान के पर्दे तक पहुंचाई गई। आवाज स्पष्ट थी, जिसमें बादलों से नीचे देखने का एक अहंकारी भाव था, फिर भी ये स्पष्ट रूप से अधिक संयमित थी। आपकी वर्तमान युद्ध शक्ति के आधार पर हुआक्सू साम्राज्य पृथ्वी की सतह पर बने रहने के योग्य है और उन लोगों में शामिल नहीं है जिन्हें हम खत्म करने की योजना बना रहे हैं। आयरनक्लैड कबीले के गुशान ने भारी आवाज में कहा, इस महाद्वीप पर जीवित रहने की इच्छा रखने वाली किसी भी शक्ति को इस मेज पर बैठने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। आपने पहले ही दिखा दिया है कि आपके पास किसी भी अन्य नस्ल से कम शक्ति नहीं है। उनके द्वारा ताकत, स्ट्रेंथ शब्द का उपयोग काफी सार्थक था। अर्थ स्पष्ट है, यह हुआक्सू साम्राज्य पर दया दिखाने के बारे में नहीं है,
बल्कि ये कि वे झांग यी के युद्ध कौशल को एक सभ्यता की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानते हैं। टाइटन कबीले के गुचावेन ने अपनी एक आंख नीचे की, जिसमें समय सीमाओं, टाइमलाइंस के साथ जुड़ी रोशनी थी। उन्होंने झांग यी और लिंग को देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपका अस्तित्व है जो इस कबीले को बातचीत करने का अधिकार देता है। एक राष्ट्र या देश का भाग्य एक व्यक्ति के कंधों पर टिका होता है। यह समझा सकता है कि क्यों सभी नस्लें कुछ चुनिंदा लोगों में संसाधन निवेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे वे विकसित हो सकें और अंततः अपनी नस्ल की रक्षा कर सकें। दूसरी ओर फैंग वुल्फ कबीला अब इतना अहंकारी नहीं रह सका। दरारों के भीतर क्रोबा के घाव तड़प रहे थे और उसका खुद को ठीक करने वाला मांस धड़कता और पुनर्जीवित होता रहा। वो दबी हुई आवाज में गुर्राया, लेकिन पहले की तरह मेज पटकना और चिल्लाना जारी नहीं रखा। उसने बस झांग यी को घूरा, मानो वो किसी ऐसे शिकार को घूर रहा हो जिसे वो फिलहाल छू नहीं सकता था। मानव पक्ष में मॉर्गन, किंग आर्थर, सलादीन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली, पीछे झुक गए जैसे कि वे अभी अभी डूबने से सतह पर आए हों और आखिरकार अपनी पहली सांस ले रहे हों। वे अच्छी तरह जानते थे कि अभी जो हुआ उसका क्या मतलब था। यदि झांग यी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाते तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलता, हुआक्सू के क्षेत्र को विभाजित कर दिया जाता और यहां तक कि उसे एक संक्रमणकालीन बफर जोन, ट्रांजिशनल बफर जोन के रूप में नामित किया जाता, जो अन्य नस्लों की प्रगति को रोकने के लिए एक सभ्यता को फायरवॉल के रूप में उपयोग करने के समान है। मानवता की पूरी 6 पीढ़ियों के लिए वो एक जबरन धीमी मौत थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ये मनुष्यों द्वारा जीवित रहने की तलाश के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम एक मानव सभ्यता के मेज पर बैठने के बारे में है, जिसे अलंघनीय क्षेत्र, इनवायलेबल टेरिटरी के रूप में मान्यता दी गई है। किंग आर्थर ने मॉर्गन से धीमी आवाज में कहा, इतना काफी है। जब तक पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह है जिसे हम नाम दे सकें, हम जानवर नहीं हैं। मॉर्गन ने सिर हिलाया। उनकी आंखें साफ तौर पर लाल हो रही थी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनकी उंगलियां अभी भी कांप रही थी। झांग यी ने हालांकि कोई अतिरंजित भाव नहीं दिखाया। उन्होंने न तो इसका दिखावा किया, न ही जानबूझकर एक विजेता की मुद्रा अपनाई। वो जानते थे कि वो सम्मान बचा सकते हैं, लेकिन असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी, क्योंकि ठीक उसी क्षण एक नई आवाज उठी। ये उन नस्लों से नहीं आई जिनका अहंकार अभी अभी दबाया गया था। इसके बजाय ये उस कोने से आई जहां वे हमेशा चुपचाप अवलोकन करते थे और कभी नहीं बोलते थे। वहां कई विचित्र आकृतियां खड़ी थी। एक ऐसा प्राणी जिसने पुरानी दुनिया का सफेद लैब कोट जैसा कुछ पहना हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर इकाई नहीं था। ये अर्धठोस पारे, मरकरी की तरह था जो लगातार अपना आकार समायोजित कर रहा था। उसका चेहरा एक मानव युवक जैसा था, फिर भी उसकी कोई भौहें या पुतली की सीमाएं नहीं थी। उसकी आंखें गहरे कुओं जैसी थी। दूसरा एक काली धुंध जैसे पदार्थ की परत से घिरा हुआ था। वो धुंध लगातार नए रूपों में संघनित हो रही थी, कभी बहने वाला लबादा, कभी धीरे धीरे लहर मारते जाल, टेंटिकल्स जैसा। यदि आप इसे बहुत देर तक घूरते हैं तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, मानो आप जबरन कुछ ऐसा याद कर रहे हो जिसे याद नहीं रखा जाना चाहिए। वे वहां शुरू से थे, लेकिन चुप रहे। वे विभिन्न नस्लों के बीच हाल ही में हुए झगड़े में शामिल होने के प्रति तिरस्कारपूर्ण लग रहे थे। वे केवल घटना का गवाह बनने आए थे, एक शिकारी की तरह जो छाया में बैठकर जंगली जानवरों के झुंड को क्षेत्र के लिए लड़ते हुए देख रहा हो, केवल अंतिम क्षण में खड़े होने के लिए, लड़ाई में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि ये घोषित करने के लिए कि ये किसका शिकार का मैदान है। मानव पक्ष में मॉर्गन के चेहरे का भाव बदल गया और उन्होंने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, सावधान रहो।
वे दोनों साधारण प्राचीन नस्लें नहीं हैं। उन्होंने उसे पहचान लिया क्योंकि कोलंबिया के अनुसंधान विभाग ने डल्स क्षेत्र और डीप 51 के साथ संपर्क बनाए रखा था। सफेद कपड़ों वाला अबिस कबीले का प्रतिनिधि है जिसका नाम मोनकाई है। काली धुंध वाला नाइटमेयर कबीले का दूत है जिसका नाम यीनियन है। इन दोनों नस्लों के नाम कई प्राचीन अभिलेखागारों में उच्च जोखिम वाले संपर्क लक्ष्यों के रूप में चिह्नित हैं। वे जिस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं वो फैंग वुल्फ कबीले की तरह विशुद्ध रूप से भौतिक शिकारी नहीं है, बल्कि एक अधिक उन्नत सभ्यता है। दोनों कबीलों के प्रतिनिधियों ने झांगी और लिंग की ओर देखा और फिर एक के बाद एक बोले। नाइटमेयर कबीला पहले बोला। उसकी आवाज हर किसी के दिमाग में एक साथ प्रकट होती प्रतीत हुई, कान के पर्दों को बाईपास करते हुए और सीधे चेतना में अंकित हो गई, जिससे ये अंतर करना असंभव हो गया कि वो बोल रहा था या आप सोच रहे थे। कुछ ऐसा है जिसे हम स्पष्ट करना चाहेंगे। उसका स्वर शांत था, यहां तक कि कोमल भी, जैसे कोई प्रोफेसर शैक्षणिक सामग्री का आदान प्रदान कर रहा हो। ये मानवता की छठी पीढ़ी का केस है। तुम्हारे पीछे की महिला, उसकी उत्पत्ति क्या है? चैप्टर 2556 खजाने का लालच दो, कॉफ्टिंग द ट्रेजर दो। उसी समय सभी की निगाहें लिंग की ओर मुड़ गई जो झांग यी के पीछे खड़ी थी। नाइटमेयर कबीले के वन थॉट ने तुरंत लिंग के अस्तित्व को निशाना बनाया। इहेन नस्ल स्वॉर्ड नाइट्स के अवशेष कभी द्रिक देवताओं का पीछा करने और उन्हें सब्जियों की तरह काटने में सक्षम थे। भले ही ये केवल अवशेष हो, ये कई उन्नत सभ्यताओं के लालच को जगाने के लिए पर्याप्त है। जो कोई भी मूर्ख नहीं है वो समझ जाएगा कि वो कितनी भयानक रूप से महत्वपूर्ण है। जब नाइटमेयर कबीले ने बात की तो इसका मतलब था कि उन्होंने लिंग के मानव रूप पर अपनी नजरें जमा ली है। यीनियन की बातें सुनकर लिंग ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, वो बस अवलोकन कर रही थी। उसके मानव रूप में पूरी तरह से मानक चेहरे की विशेषताएं हैं। सम्मित, बिना किसी अनावश्यक नुकीले किनारों के, शांत, उदासीन, फिर भी बिना किसी खूनी हत्या के इरादे के। वो एक लंबी तलवार की तरह है जिसे काफी समय से तराशा गया है, चमकने तक पॉलिश किया गया है और इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। झांग यी ने सवाल से परहेज नहीं किया। वो जानते थे कि उनसे इसके बारे में देर सवेर पूछा जाएगा और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि चूंकि उन्होंने खुलेआम लिंग को अपनी मदद के लिए बाहर लाने का साहस किया था, इसका मतलब है कि उनके पास इस स्थिति से निपटने का आत्मविश्वास था। इसलिए उन्होंने तथ्यों को बहुत सीधे तौर पर बताया। वो मुझे तियान्यू पैलेस द्वारा सौंपी गई थी, इहेन जनजाति की ओर से एक उपहार। उन दो छोटे वाक्यों ने कमरे के माहौल को तुरंत बदल दिया। उन प्राचीन नस्ल के प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने पहले अपना अहंकार और ये विचार बनाए रखा था कि हम पिछले युग के जीवित अधिपति हैं, जब उन्होंने इहेन कबीला, इहेन क्लैन शब्द सुना तो उनके चेहरों पर गंभीरता स्पष्ट रूप से बढ़ गई। कुछ नस्लें तो अनजाने में सीधी होकर बैठ गई, जैसे किसी उच्च स्तरीय बैठक में भाग ले रही हों। भले ही उन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन इहेन नस्ल कभी उच्च पदस्थ प्रवर्तक, एनफोर्सर्स और निर्णायक रही थी, और उन 4 नाइट्स के नाम कई युगों की किंवदंतियों में दिखाई दिए थे। वास्तव में वे विभिन्न सभ्यताओं और नस्लों में दिखाई दिए हैं, और वे सभी उच्चतम स्तर के देवता हैं जिन्होंने राक्षसों को नर्क में बंद कर दिया था, और वे अजेय प्राणी थे। स्वॉर्ड नाइट्स युद्ध शक्ति के शुद्धतम और सबसे चरम रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाइटमेयर कबीले के यीनियन की आंखों में काली धुंध थोड़ी लहरदार हुई, जैसे भावना की एक छोटी लहर हो। उसने नरमी से कहा, ऐसा लगता है कि वो वास्तव में स्वॉर्ड नाइट के अवशेष है। कोई आश्चर्य नहीं
कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी अपनी अलौकिक शक्तियों पर नियंत्रण का स्तर इतना ऊंचा है। हम उसमें बहुत रुचि रखते हैं। उसका स्वर इतना शांत था, जैसे वो किसी किताब को उधार लेने की बात कर रहा हो। उसने धीरे से झांग यी की ओर देखा। झांग यी उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो काली धुंध की एक परत से ढका था। वो एक आध्यात्मिक धुंध थी। नाइटमेयर कबीला ऐसे प्राणी थे जो भ्रम और वास्तविकता के बीच मौजूद थे। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, नाइटमेयर कबीले के पास अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडीज थे, जो दूसरों की मानसिक दुनिया पर आक्रमण करने और उन्हें चुपचाप मारने में सक्षम थे। महामहिम केस, क्या आप अनुसंधान के लिए अस्थायी रूप से उसे हमें सौंप सकते हैं? यी नियन ने अपना अनुरोध शांत स्वर में व्यक्त किया, विनम्र लेकिन एहसान मांगने के किसी भी भाव के बिना। यह निर्देश या आदेश देने जैसा अधिक लगता है। हम स्वॉर्ड नाइट के प्रति अत्यंत सम्मान रखते हैं और हम उसके अवशेषों से जीवन की लंबी छलांग, लाइफ स्लीप के मार्ग को समझने की आशा करते हैं। हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें बस उसकी संरचना का अध्ययन करने की आवश्यकता है। चिंता न करें, हम अपना शोध पूरा करने के बाद इसे आपको वापस कर देंगे। आयोजन स्थल का माहौल फिर से भारी हो गया और कई विदेशी नस्लों ने जटिल भावों के साथ यूनियन की ओर देखा। वास्तव में कई लोगों के मन में ये विचार है, कौन एक पौराणिक ओमेगा स्तर, ओमेगा लेवल के पावर हाउस के अवशेषों का लालच नहीं करेगा, जो कभी अनंत, इन्फिनिट के स्तर तक पहुंचा था। शायद इसी के भीतर ओमेगा स्तर को पार करने का रहस्य छिपा है। हालांकि झांग यी की ताकत देखने के बाद जिन नस्लों के पास व्हाइट नाइट स्तर के विशेषज्ञ प्रभारी थे, उन्होंने ऐसा अनुरोध करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन नाइटमेयर कबीला अलग है। वे बहुत अधिक मजबूत है। जिस स्थान पर ये नियन बैठे थे, वो बातचीत की मेज के मुख्य क्षेत्र में था, फैंग वुल्फ कबीले और आयनक्लैड कबीले के स्थान के विपरीत। किंग आर्थर के चेहरे का भाव मौके पर ही बदल गया। मॉर्गन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। नाइटमेयर कबीले के महामहिम, क्या ये अनुचित नहीं है? वो इज़माइट कबीले की ओर से केस को दिया गया उपहार था। आप अध्ययन के लिए इतनी आसानी से दूसरों को कैसे दे सकते हैं? ये इज़माइट कबीले के प्रति अनादर भी है। मॉर्गन ने यी को डराकर भगाने की कोशिश में इटर्नल रेस का नाम लिया। कई नस्लों के प्रतिनिधियों ने, जो मानव की छठी पीढ़ी के साथ सहयोग करने के अधिक इच्छुक थे, अपनी असंतोष भी व्यक्त की। सेंजू कबीले के प्रतिनिधि ने 4 हाथ उठाए और धीरे से उन्हें अपनी छाती के सामने क्रॉस किया, जो उनकी असहमति को इंगित करने का एक तरीका था। लेकिन यी नियन को इन चीजों की परवाह नहीं थी। वो स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के तर्क के साथ बोलने के आदी थे और इस स्थिति के आदी थे कि मेरी एक जरूरत है, इसलिए इसे पूरा किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि मैंने इसे केवल शोध के लिए उधार लिया है। काम पूरा होने पर मैं इसे वापस कर दूंगा। क्या आपका मतलब यह है कि आपकी 6 पीढ़ियां भी हमारे नाइटमेयर कबीले को इतना सम्मान नहीं दे सकती? उसने भीड़ की ओर उदासीनता से देखा। झांग यी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यदि आप नाइटमेयर कबीले के प्रति ऐसा अनादर दिखाना जारी रखते हैं, तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा। यह पहले से ही एक खुल्लम खुल्ला धमकी है। अन्य नस्लें या तो जिज्ञासु थी, लालची थी या उदासीन। दृश्य का माहौल, जो अभी अभी सुधरना शुरू हुआ था, अचानक एक बड़े संकट में डूब गया। हर कोई झांग यी के जवाब का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यी नियन की ताकत कहीं अधिक भयानक है। हालांकि झांग यी 4 व्हाइट नाइट्स को हराने में सक्षम थे, लेकिन वे शायद ही यी नियन के लिए कोई मुकाबला होंगे। इसके अलावा यी नियन के अलावा वहां अबिस कबीले जैसी अन्य नस्लें भी मौजूद थी, जो लिंग के मानव रूप का लालच करती थी। जैसे ही दृश्य का माहौल तनावपूर्ण हुआ, अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जो दिखने में बेतुका था, जिससे हर कोई दंग रह गया। झांग यी मुस्कुराए।
उनकी मुस्कान में तो सुकून की झलक भी थी, जैसे उन्हें परवाह ही न हो। उन्होंने यिनियन की ओर देखा और उदारतापूर्वक तथा शांति से कहा, जरूर, चूंकि आप इसे शोध के लिए उधार लेना चाहते हैं। मेरा मानना है कि नाइटमेयर कबीला अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। कृपया इसे ले जाइए। चैप्टर 2555, प्राचीन दबाव 1, एंशंट प्रेशर 1। उस क्षण अपनी अपनी नस्लों के सभी नाइट्स और प्रमुखों ने अपने दिलों में अचानक जकड़न महसूस की। उन्होंने इसे देखा। लिंग ने अपनी आंखें उठाई। बस ये एक क्रिया थी। उसकी आंखों में न कोई भावना थी, न गुस्सा, और न ही तुम कौन हो का कोई सवाल। उसने महज अपनी आंखें उठाई, जैसे कोई जैविक प्रोग्राम किसी खतरनाक लक्ष्य का पता लगाता है। उस पूरी तरह से शून्य नजर ने यी नियन को ठीक उसी क्षण जब उनकी आंखें मिली, धप, थंप, एक घुटना नहीं, उसने एक साथ दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए। नाइटमेयर कबीले का सदस्य जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया, मानो किसी पहाड़ से दबाया जा रहा हो। कोई चेतावनी नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था। उसके पास अपना मानसिक अवरोध, मेंटल बैरियर खड़ा करने का समय भी नहीं था, और न ही उसने नाइटमेयर सी के प्रक्षेपण डोमेन को बुलाया। वो बस ऐसे घुटनों के बल बैठ गया जैसे वो अपने पूर्वजों की पूजा कर रहा हो। पूरा कमरा खामोश हो गया। क्या आपको यह जानने की जरूरत है कि नाइटमेयर कबीला क्या है? वो एक उच्च श्रेणी की नस्ल है, जिसके पास एक आध्यात्मिक प्रणाली है जो विचारधाराओं में भी घुसपैठ कर सकती है और नींद में ही पूरे शहर को आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से कहें तो वे ऐसे प्राणी हैं जिन्हें मानसिक दमन, मेंटल सप्रेशन के क्षेत्र में नुकसान होने की संभावना सबसे कम होती है। लेकिन जो हम अपने सामने देख रहे हैं वो सबको एक बहुत ही क्रूर सच्चाई बता रहा है। स्वॉर्ड नाइट के सामने इनमें से कुछ भी ताकत नहीं मानी जाती। लिंग बोली नहीं, उसने कोई अतिरिक्त भाव नहीं दिखाया और न ही हमले का अवसर उठाया। उसने अपनी उंगलियों तक को नहीं हिलाया। उसने बस ऊपर देखा, पुष्टि की कि संपर्क अधिकृत नहीं था, और फिर इनकार करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। ये एक नियम है जो 3 पीढ़ियों बाद सभी नस्लों के दिलों में अंकित हो गया है। आज भी ईहेन कबीले के शक्तिशाली सदस्य मौजूद हैं और सभी नस्लों पर उनका दमन कभी खत्म नहीं हुआ है। द्रिक देवता विनाश लाने वाले राक्षस है। ईहेन देवता दया दिखाने वाले और उनकी रक्षा करने वाले देवता है, और इसलिए किसी के द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड ट्री कबीले के प्रतिनिधि ने दूर से देखते हुए धीमी आह भरी। ये स्वॉर्ड नाइट का आतंक है। ये शक्ति का दमन नहीं, बल्कि योग्यता का दमन है। उनकी बातों ने कई अलग अलग नस्लों के लोगों के चेहरों को और भी बदसूरत बना दिया। कई नस्लों ने तो तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई, जिसमें ठंडी ईर्ष्या, शेडनफ्रेड की झलक थी, और उन्होंने नाइटमेयर कबीले की सोच का मजाक उड़ाने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। वे सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं, भले ही स्वॉर्ड नाइट का केवल एक कंकाल बचा हो। भौतिक दुनिया में कोई भी यूं ही उसके करीब नहीं जा सकता। उन लोगों के अलावा जिन्हें अनुमोदित किया गया है, उस अवशेष को छूने के योग्य कोई नहीं है। इस छठी पीढ़ी के वंशज को स्पष्ट रूप से उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। और तुम क्या हो? तुम्हें तमीज नहीं है। ताने तेज नहीं थे, लेकिन माहौल को पूरी तरह बदलने के लिए काफी थे। ये आवाजें अन्य उच्च श्रेणी की नस्लों से आई थी। वे शुरू में नहीं बोले थे, और उन्हें झांग यी के पास मौजूद लिंग के मानव रूप का लालच भी नहीं था, क्योंकि वे समझते हैं कि एथर में विलीन होने वाले इश्तर स्वॉर्ड नाइट्स भी स्वॉर्ड नाइट्स ही है। आखिरकार ईथर सागर वाला अभी गायब नहीं हुआ है, और कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो, जो भौतिक दुनिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक रही है, वापस नहीं आएगी। इस क्षण
स्थिति में एक सूक्ष्म लेकिन घातक बदलाव आया। शुरू में हर कोई केवल लिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब उन्होंने झांग यी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नाइटमेयर कबीले का सदस्य अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसकी काली धुंध बुरी तरह कांप रही थी, अपनी चेतना और संप्रभुता को फिर से आकार देने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हर बार जब काली धुंध मत्ती थी तो लिंग की नजर उसे धीरे से दबा देती थी, जैसे कोई बच्चा पलटे हुए कटोरे को दबाता है। दृश्य डरावना शांत था। अंत में अबिस कबीले के मोची ने बात की। यी नियन के विपरीत, जिसे सीधे दबा दिया गया था, वो हमेशा सीधा खड़ा रहा। वो चुप और स्थिर रहा, शांति से सब कुछ देखता रहा। तभी उसने अपनी आंखें उठाई और झांग यी को घूरा। उसके स्वर में न तो झटका था और न ही मुस्कान। इसमें केवल अधिकार की एक डरावनी भावना थी। मैं समझ गया। स्वॉर्ड नाइट्स के अवशेष केवल आपके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हमने उस सामूहिक आरोहण, मास असेंशन की घटना को भी देखा था। आपको इजन नस्ल द्वारा चुना गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें इतनी क्षमता है, जो केवल 5 वर्षों में इस स्तर तक बढ़ गया। वो प्रशंसा करने के बजाय एक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन बता रहा था। फिर उसने वो वाक्य कहा जिसने तुरंत पूरे दर्शकों को उत्तेजित कर दिया। बेशक हम स्वॉर्ड नाइट को नियंत्रित करने के लिए आपको बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन आपको नियंत्रित करना उसे नियंत्रित करने के समान है ना? ये सुनते ही लगभग सभी मानव प्रतिनिधियों के चेहरे का रंग एक साथ उड़ गया। मॉर्गन का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने सहारे के लिए मेज का कोना पकड़ लिया। किंग आर्थर का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था। उनकी उंगलियों के जोड़ पत्थर की तरह तन गए थे। सलादीन का चेहरा काफी काला पड़ गया। उनकी नजरें मोची पर जमी थी। वे इस बात के प्रति सतर्क थे कि सभी नस्लों के प्रतिनिधि झांग यी पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वे लिंग के मानव रूप पर नियंत्रण पाना चाहते थे। लेकिन समस्या ये है, वहां केवल वे ही नहीं थे, वहां कई प्राचीन नस्लों के प्रतिनिधि भी थे। कुछ समूह जो अब तक चुप थे, ये बयान सुनकर कि झांग यी को नियंत्रित करना स्वॉर्ड नाइट के अवशेष को नियंत्रित करने के समान है, उनकी आंखें चमक उठीं। वो सामान्य अर्थों में लालच नहीं था, बल्कि एक पवित्र कलाकृति खोजने जैसा कट्टरपंथ था। वे लिंग को चाहते हैं, लेकिन वे ये भी समझते थे कि लिंग के शक्ति स्तर को पारंपरिक अनुबंधों या लाभों के आदान प्रदान के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता था। तो संक्षिप्त रास्ता, शॉर्टकट क्या है? झांग यी को नीचे गिराओ। वो खजाने को खोलने की चाबी है। एक पल में कई आंखें उन पर टिक गई। उस तरह की नजर का वर्णन करना कठिन है। वहां न तो तलवारें चमकी और न ही कोई ऊर्जा का उतार चढ़ाव हुआ। हालांकि उन नस्लों ने अपने विचार बनाने शुरू कर दिए और लागत तथा लाभों की गणना करने लगे। ये विचार अपने आप में झांग यी पर सभी दिशाओं से लक्षित ब्लेडों की एक कतार की तरह थे। कुछ लोगों ने तो इसे छिपाना भी बंद कर दिया है। लॉर्ड केस, एक प्रतिनिधि ने सीधे तौर पर कहा, हमारा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। हालांकि स्वॉर्ड नाइट के अवशेष पूरी सभ्यता के स्तर के संसाधन हैं। तार्किक रूप से उन्हें सभी बुद्धिमान नस्लों के शोध का हिस्सा होना चाहिए, न कि निजी तौर पर जमा किया जाना चाहिए। आपका व्यक्तिगत कब्जा शायद अनुचित है, ये सही है। एक और आवाज ठंडी होकर बोली, हम सभी आपके युद्ध कौशल को स्वीकार करते हैं, लेकिन अकेले इस स्तर के अवशेष को धारण करना अनिवार्य रूप से सवाल उठाता है। आप अगले युग में किस कुर्सी पर बैठने का इरादा रखते हैं? यदि आप साझा करने से इनकार करते हैं, तो हमें संदेह करना होगा कि उस अवशेष के साथ आपका मिलन ही सभी नस्लों के लिए खतरा है। एक ने एक बात कही, दूसरे ने दूसरी, और शब्द बदसूरत से बदसूरत होते गए। ये जातीय समूह सतह पर बातचीत का मुखौटा बनाए रखते हैं, यहां तक कि कोमलता की झूठी भावना का उपयोग करते हुए ये सुझाव देते हैं कि हम तर्कसंगत हैं। लेकिन साधारण लोग भी
उस अंतर्निहित आक्रामक इरादे को महसूस कर सकते थे। ये अनुरोध नहीं है, ये उस तरह का स्वर है जो कहता है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें एक सम्मानजनक जवाब दूंगा। एबिस कबीले के मोची ने इन शब्दों द्वारा रखी गई नींव में भाग नहीं लिया। उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसने बस अपना हाथ थोड़ा उठाया और एक बहुत ही सूक्ष्म इशारा किया। पूरी भूमि अचानक ऐसा महसूस करने लगी जैसे किसी अदृश्य संरचना द्वारा उसे नीचे दबाया जा रहा हो, और चारों दिशाओं से दबाव की भावना आ रही थी। वो शक्ति पहले कभी किसी अन्य नस्ल द्वारा प्रदर्शित किसी भी शक्ति के विपरीत थी। वो सेलेस्टियल्स के शुद्ध मांसपेशी और गति के प्रभुत्व जैसा नहीं है, नहीं उन तूफानों और गड़गड़ाहट जैसा है जो सेलेस्टियल्स इस्तेमाल करते हैं, नहीं टाइटन्स द्वारा विकृत समयरेखाओं जैसा है। ये कुछ अधिक एक गहरे समुद्र की तरह है जिसे उल्टा कर दिया गया हो। चैप्टर 2556, दो स्वर्गीय सर्वोच्च, द टू हेवनली सुप्रीम्स। एबिस कबीले के मोची ने अपनी चाल चली। बस एक साधारण क्रिया के साथ उसने झांगी और उनके पीछे की सभी 6 पीढ़ियों को घेर लिया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनका दम घुटने वाला हो। हवा को धीरे धीरे खाली कर दिया गया और वायुमंडल का दबाव ऐसा था जैसे उसके मापदंडों को जबरन समायोजित किया गया हो। दृष्टि के क्षेत्र के चारों ओर के रंग अधिक नीले, ठंडे और गहरे हो गए। प्रत्येक सांस छाती में समुद्री पानी भरने जैसी महसूस हो रही थी। मॉर्गन अब और खुद को नहीं रोक सके। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, वो चाल चलने वाला है। सलादीन की मांसपेशियां फूल गई और उनका रक्त तथा क्यूआई उबलने लगी। किंग आर्थर आगे बढ़े और राउंड टेबल के शूरवीरों की आभा शून्य में एक सुनहरे चाप की तरह चमकती प्रतीत हुई। लेकिन वे सभी जानते थे, वे केवल सहज प्रतिक्रिया दे रहे थे। वास्तव में वे बहुत कम कर सकते थे, क्योंकि अब उन्हें तलवार उठाना भी मुश्किल लग रहा था। मोची की शक्ति नीचे दब गई, बहुत कोमलता और धीरे से। फिर भी साथ ही हर किसी के मन में एक बहुत ही खतरनाक विचार उत्पन्न हुआ। लानत है, ये आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। शायद झांग यी भी इसे न रोक पाए। भले ही उन्होंने अभी अभी 4 नाइट स्तर के दिग्गजों को हराया था, भले ही लिंग उनके साथ थी, लेकिन इस क्षण प्रकट हुई रसातल एबिसल की शक्ति ने रीढ़ में कंपन पैदा कर दिया। उत्पीड़न की यह भावना स्पष्ट रूप से हमारे सामने आए किसी भी प्रतिद्वंद्वी की तुलना में पूरे एक स्तर ऊपर है। केस। मोची का स्वर शांत रहा, जैसे वो लूट शुरू करने के बजाय कोई प्रस्ताव रख रहा हो। मैं यथासंभव कोमल रहूंगा। हम आपकी हिलने डुलने की क्षमता को नियंत्रित करेंगे, लेकिन हम आपके दिमाग को नष्ट नहीं करेंगे। ये व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कोई अपमान नहीं है। उसके हाथ की उंगलियां थोड़ी भींच गई, क्योंकि उसने सबसे कोमल स्वर में सबसे क्रूर शब्द बोले। हवा का दहना जारी रहा। झांग यी की आंख थोड़ी फड़क उठी। वो पहले से ही आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट को सक्रिय कर रहे थे, खुद को ब्रह्मांड की सभी चीजों से घेर रहे थे, और साथ ही अगले 5 सेकंडों पर लॉक करने के लिए समय की दूसरी सुई में हेरफेर कर रहे थे। किसी भी क्षण स्थान को उलटने और रसातल के दबाव से मुक्त होने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो एक बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे, ये प्रतिद्वंद्वी केवल एक और मजबूत व्यक्ति नहीं है, ये दूसरे स्तर का दुश्मन है। उत्पीड़न की भावना और तीव्र हो गई, मानो पूरा महाद्वीप उनकी ओर झुक रहा हो। यहां तक कि लिंग की आभा भी सूक्ष्म रूप से रुक गई। उसका शरीर हिला नहीं, लेकिन उसकी शक्ति ऐसी थी मानो भारी धुंध की एक परत द्वारा अवरुद्ध हो गई हो, जो तुरंत पूरी तरह से प्रकट होने में असमर्थ थी। ठीक उसी क्षण आकाश और पृथ्वी की संरचना बदल गई। ये न तो जमीन का फटना था, न ही आसमान का रंग बदलना, बल्कि अंतरिक्ष, स्पेस शब्द को उस क्षण अचानक वजन मिल गया। हवा कांच की तरह धकेल कर खोल दी गई। अदृश्य लहरें फैल गई।
जो रसातल से नीचे दब रहे समुद्र जैसे गुरुत्वाकर्षण का सीधे विरोध कर रही थी। अनगिनत लोगों ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा। उन्होंने हवा में दो दरारें चुपचाप फटी हुई देखी, एक काली, एक सफेद। काली दरार एक सोए हुए रसातल, एक लंबवत पुतली, वर्टिकल प्यूपल जैसी लग रही थी, भारी, ठंडी और सब कुछ निगलने में सक्षम। हालांकि सफेद दरारें प्रकाश की एक किरण के समान थी, जो इतनी साफ थी कि लगभग अंधा कर देने वाली थी। ठंडी सफेद, गर्म नहीं, बल्कि अत्यंत शुद्ध। वो कोई साधारण स्थानिक दरार, स्पेशल रिफ्ट नहीं थी। अंतरिक्ष में एक सामान्य फटन लहरें पैदा करती है और ऊर्जा प्रवाह को बाधित करती है। ये दो दरारें भयानक रूप से स्थिर थी, जैसे वे हमेशा से इसी जगह की रही हों। केवल वे पहले बंद थी और अब खोली जा रही थी। फिर दरार से दो आकृतियां उभरी। काली आकृति पहले उतरी। वो असामान्य रूप से लंबे कद की आकृति थी, जो रात की तरह जमी हुई तराजू, स्केल्स में लिपटी हुई थी। तराजू के बीच एक गहरा धात्विक चमक भर रही थी, जिसमें एक भी फालतू रेखा नहीं थी। प्रत्येक तराजू वध, स्लॉटर के लिए मौजूद एक रून जैसा था। उसकी आभा भड़कीली नहीं थी और उसने जानबूझकर अपनी शक्ति नहीं छोड़ी थी। फिर भी सभी नाइटस्तर के प्राणी एक ही क्षण में सहज रूप से तंग गए। उत्पीड़न की भावना एक मजबूत व्यक्ति की उपस्थिति का उत्पीड़न नहीं थी, बल्कि संरचनात्मक स्तर पर एक उच्च सुपीरियर के आगमन की उत्पीड़न भावना थी। उसकी उपस्थिति के कारण एबिस कबीले के मोची भी अपने मानसिक डोमेन में क्षण भर के लिए रुक गए। दूसरी एक सफेद छाया थी। सफेद आकृति काली आकृति की तुलना में अधिक मानव जैसी है और पूरी मानव आकृति को सबसे साफ रेखाओं के साथ रेखांकित किया गया है। उसका शरीर लंबा और छरहरा था और उसके वस्त्र इतने सफेद थे कि धूल का एक कण भी दिखाई नहीं देता था। यहां तक कि रेखाएं भी किसी प्रकार के अंतिम क्रम द्वारा पॉलिश की गई प्रतीत होती थी। उसके बाल भी सफेद थे, जो कंधों पर गिर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें ठंडी पीली सुनहरी थी, जैसे कोई जमी हुई आकाशगंगा। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, एक काले रंग में और एक सफेद रंग में, बिना किसी अतिरिक्त नजर के आदान प्रदान किए। फिर भी उन्होंने तुरंत पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। काली और सफेद आकृतियों को देखते ही कई प्राचीन नस्लों के प्रतिनिधियों के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ लोगों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। कुछ तो अहंकारी होने का नाटक करना भी भूल गए और अपनी सांस रोकने से खुद को नहीं रोक सके। कई प्राचीन नस्लों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। ड्रैगन कबीला, ड्रैगन क्लैन, ये ड्रैगन है, वे यहां भी क्यों हैं? पिछले युग के अधिपति, वे वास्तव में इस संघर्ष में शामिल हो गए हैं। क्या वे भी स्वॉर्ड नाइट के अवशेष चाहते हैं? कुछ नस्लीय प्रतिनिधियों की आवाजें अब आश्चर्य से नहीं, बल्कि कांपते हुए डर से भरी थी। यहां तक कि मनुष्यों की 6 पीढ़ियां भी ड्रैगन से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। कई नस्लों के लिए जो पिछले युग या उससे भी पहले के युग से जीवित बची हैं, ये नाम उनके सिर पर भारी एक मिथ है। उन्हें याद है, उन प्राचीन लगभग पौराणिक वर्षों में ड्रकर नस्ल अनियंत्रित होकर दौड़ती थी। एक पागल प्रजाति जिसे स्वयं निर्माता, क्रिएटर द्वारा विनियमित, नियंत्रण से बाहर और पैच किया गया था, जिसने पूरे ग्रह पृथ्वी को एक इनक्यूबेटर के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया था। उस समय सभी नस्लों ने सिर उठाकर बोलने की हिम्मत नहीं की थी। लगभग हर युग में अपने अंतिम क्षण में निर्माता की इच्छा शक्तिशाली प्राणियों के जन्म के लिए अधिक उपयुक्त वातावरण बनाती है। इसलिए हर युग में ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखने के लिए ओमेगा स्तर के प्राणी पैदा होते हैं। पिछले युग में सरीसृपों, रेप्टाइल्स का शासन सर्वोच्च था। अंततः ये यिहुया कबीले की 5वीं पीढ़ी ड्रैगन कबीला थी, जिसने द्रुग देवता कबीले, द्रिग गॉड क्लैन
को सील कर दिया था। ब्लैक ड्रैगन एबिस, हे लॉन्ग्युअन, स्थिर है। व्हाइट ड्रैगन चाइल्ड, युएनमो, खामोश है। ड्रैगन की इस पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली प्राणी। एक काले रंग में, एक सफेद रंग में, दो सर्वोच्च प्राणी। और अब ये दो लोग झांग यी के सामने खड़े थे। मोची की आभा तुरंत चरमरा गई और हवा के झोंके की तरह नगण्य हो गई। हे लॉन्ग्युअन, बोला। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वो गहरी और गूंजने वाली थी, जैसे हड्डी पर हथौड़े का प्रहार। प्रत्येक शब्द स्पष्ट और बिना किसी अनावश्यक अतिशयोक्ति के। रुको, स्टॉप डॉट। बस एक शब्द, रुको। लेकिन वो रुको उसके मुंह से एक आदेश की तरह गिरा, जो क्षेत्र के भीतर तुरंत प्रभावी हो गया। एबिस कबीले के मोची द्वारा संचालित दमनकारी बल क्षेत्र, फोर्स फील्ड, अचानक धमाके के साथ मौके पर ही ढह गया, मानो बिजली काट दी गई हो। हवा तुरंत वापस लौट आई और हर कोई एक साथ हांफने लगा। यहां तक कि नाइट स्तर के पावर हाउसों ने भी अवचेतन रूप से अपनी छाती पकड़ ली, जैसे उन्हें अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। नाइटमेयर कबीले का सदस्य अभी भी घुटनों के बल बैठा रहा, अपनी मानसिक प्रभुता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि जब तक लिंग की नजर उस पर टिकी रही, वो खड़ा नहीं हो सका। व्हाइट ड्रैगन जी युएनमो तुरंत नहीं बोला। उसने महज पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। उसकी नजर प्रकाश के ब्लेड की तरह थी, भावनाओं से रहित, फिर भी हर किसी को अवचेतन रूप से अपने मारने के इरादे को वापस लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर वो बोला। उसकी आवाज स्पष्ट, शांत और किसी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव से रहित थी, जैसे प्रकृति के किसी वस्तुनिष्ठ नियम को सुना रहा हो। आइए इस निरर्थक आंतरिक कलह को रोकें। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।